वीक के बारे में बहुत बात, 90 आवर वर्क वीक के बारे में बहुत बातचीत चल रही है आजकल। तो आप कितने घंटे काम करते हैं? आपने तो बोला है आपका तो दिन भर 24/7 चलता ही रहता है इन्वेस्टिंग। दिमाग मेरा इसी में रहता है। हाँ। जब आदमी, जैसे बोलते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जब आदमी प्यार में होता है तो उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में वही रहेगा ना। हाँ। जिस चीज को, अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी काम कर लोगे दिमाग में आपका बच्चा आएगा ना, घूम फिर के जरा सा फ्री हुए आपके दिमाग में आपका बच्चा आएगा। करेक्ट, बराबर बात है। करेक्ट। तो मेरे को क्या लगता है, अभी आपकी बात पे आता हूं, जो ये 60 घंटा 90 घंटा वाली जो बात है, इनमें दो बात में इसमें फर्क है। आप अपने एम्प्लॉय को एक्सपेक्ट नहीं करते हो। अगर समझिए मैं कंपनी का मालिक हूँ, फाउंडर हूँ या प्रमोटर हूँ या मैं सीईओ हूँ, जैसे लार्सन टुब्रो के उन्होंने बोला, तो मैंने उसके अगेंस्ट में एक ये डाला कि हाँ भाई एक सीईओ है, उसने लैम्बोर्गिनी ली। हाँ। तो सब आकर उनको कांग्रेचुलेट करने लगे, तो बोले चिंता मत करो, तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम लोग, मैं वादा करता हूँ इसी तरह तुम लोग काम करोगे, अगले साल मैं दूसरी लैम्बोर्गिनी ले लूंगा। हाँ। तो ये तो एक कटाक्ष था। लेकिन मेरे को क्या लगा, मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है सोनिया जी, आप कौन हो, उस कंपनी के एम्प्लॉय हो या माने या एम्प्लॉयर हो, या आपका उसमें क्या रोल है। इफ यू आर इन लव, जैसे जो लार्सन टुब्रो के जो सीईओ ने जो बोला है, कंपनी उस पर निर्भर करती है, उस लीडर के ऊपर में। Correct. उसको तो 168 आवर्स काम करने का है, वो करते ही होंगे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन एम्प्लॉय जो है ना, उसको माने उसकी एक लिमिटेशन होती है। उनको ग्रोथ अगर होगी तो एम्प्लॉय की ग्रोथ तो देखिए एक कैलकुलेटेड ग्रोथ होगी ना। सीईओ को तो स्टॉक ऑप्शन मिल जाएगा, ईसॉप मिल जाएगा, उसको पैसों के हिसाब से अगर आप काम देखेंगे तो कहीं बहुत ही कम होना बहुत चाहिए। कम होगा। बराबर बात है। आपकी इतनी ग्रोथ हुई, साथ में आपके जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं जो घर में काम करते हैं, आपके ड्राइवर की उतनी रेशियो में ग्रोथ नहीं हुई होगी जो मेरी ग्रोथ हुई। फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी जो भी बढ़ेगी या मेरी जो बढ़ी, और मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो 90 घंटा काम करे, कैसे होगा भाई? क्यों करेगा वो 90 घंटा काम? उसका कोई पैरामीटर बनाओ, उसका रिवॉर्ड बनाओ उसको। तो इस बोल के इसके अंदर में फर्क है। आप अपना समझोगे तो आप 168 घंटा काम करोगे, लेकिन अपना समझने के लिए वैसी प्राप्ति भी भूखे भजन न होए गोपाला। हाँ। तो मिलना भी तो चाहिए ना होगा। तो आपने बहुत ही हमें बढ़िया सीख दिया है कि ये जो फॉर्मल है, आपने जो क्रिएट किया ये स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग अ गुड कॉर्पस और बिकमिंग वेल्दी इन द स्टॉक मार्केट्स फॉर यंग इन्वेस्टर्स, सो थैंक यू फॉर दैट। बट जाते जाते जस्ट कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, राइट? आपने मुझे एक बात बताई थी कि आप आजकल चाइनीज ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज इंडिया मार्केट तो हम लोग ने कैप्चर इतनी अच्छी तरीके से किया नहीं है, और आप अभी चाइना मार्केट में घुस गए हो। उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा लगता है सोनिया जी, मेरे को लगता है कि जो चाइना जो है ना, ये फर्स्ट वंडर ऑफ 21st सेंचुरी है। आप चाइना को एक बार घूम के आइए, छोड़िए आप इधर उधर अलमाटी और वियतनाम और इधर कुछ नहीं, आप अपने बच्चे को चाइना दिखाइए। मैं आपको, आप जाइए वहाँ पर 15-20 दिन के लिए, बड़े शहर में जाइए, शंघाई जाइए, बीजिंग जाइए, फिर छोटे शहर में जाइए। आप गए हो? हाँ, मैं 9 महीना चाइना रुका हूँ। चाइना रुका 9 महीना, और वहाँ से मेरे ज़िंदगी का सबसे एक विनिंग इन्वेस्टमेंट किया, खाली चाइना में बैठे बैठे। अच्छा। जो ऑब्जर्वेशन की, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, बीच में बोलता हूँ, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात है। मैं चाइना में था 9 महीना, और वहाँ पर बैठे बैठे वो पोल्यूशन इतना, वहाँ पर इतना ज़ोर से पोल्यूशन था। मैं बीजिंग गया, वहाँ पे देखा पूरा आसमान पूरा काला पड़ा हुआ था, और सब पेपर में लोग बात आती थी कि एनवायरनमेंट की और ये पोल्यूशन की। वहाँ पर चाइना ने डिसीजन लिया वहाँ पे कि सारी इंडस्ट्री को बंद कर देगा, जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज जो भी थी, डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्री को, उनको वो बंद कर देगा। वहाँ पर ये मेरे को और मैं सुदर्शन केमिकल को वॉच कर रहा था 10-15 साल से। वहाँ मेरे को ये आइडिया आया वहाँ पर, और मैं संयोग से, देखिए प्रकृति भी आपको बोलते हैं ना, आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में मदद करती है। मेरे को 2 अलग अलग कंपनी के केमिकल कंपनी में काम करने वाले आदमी मिले। उन दोनों ने एक ही बात मेरे को बोली, ये भी भगवान भेजता है। उन्होंने ये बात बोली कि बीजिंग केमिकल इंडस्ट्री फिनिश, तो इंडिया इज गोइंग टू टेक ओवर। तो वो मेरे को समझ में आ गया वहाँ पर। तो मैं सुदर्शन केमिकल को फॉलो करता था। अच्छा। मैं वहाँ बैठे बैठे 3-4 टका ध्यान नहीं मेरे को, वो सुदर्शन केमिकल चाइना में बैठे बैठे फ़ोन पे मैंने लिया, जितना जो मिल रहा था मतलब चल 40 रुपये के भाव में, आज उसका 1200 रुपये का भाव है। आप ये सही, तो मतलब ये जो मैं बोला बी ऑब्जर्वेंट, फॉर्मल का जो है बी ऑब्जर्वेंट ये। तो चाइना मेरे को लगता है कि ये 21वीं सदी का फर्स्ट है। आप चाइना जरूर जाइए, देखिए अपनी एनिमिटी वेनिमिटी छोड़ दीजिए। और एनिमिटी कोई एनिमिटी नहीं, आज हमारा पूरी दुनिया का
ये चाहे जितने भी प्रोग्राम है, चाहे सोलार के प्रोग्राम हो, लिथियम आयन के प्रोग्राम हो, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोग्राम हो, इनका सारा रॉ मटेरियल कैप्चर चाइना ने किया हुआ है। चाइना के बिना वो विकास ही दुनिया में संभव नहीं है। आप चाइना एक अकेली ऐसी कंट्री है जो इस साल बोलता है 6 मिलियन गाड़ी एक्सपोर्ट करेगा, 60 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगा, हम बनाते होंगे 50 लाख। हमारा चाइना के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर में, ठीक है ना। हम हर दूसरी चीज़ों में, कल्चर में उनसे बहुत उत्तम हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस का जहाँ तक बात आता है ना, वहाँ पर दुनिया के सारे जितने भी माइंस आप ले लीजिए या जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो सब चाइना के पास में। वो $18,000 के अंदर में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाकर भेज देगा। यूरोप के अंदर में $40,000 के नीचे डॉलर के नीचे गाड़ियाँ नहीं है इलेक्ट्रिक। अब यूरोप भी घबरा रहा, तभी वो ट्रम्प भी ये बात बोलता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक में नहीं जाने का मेरे को, क्योंकि मालूम है इलेक्ट्रिक में अगर गए ईवी में तो चाइना पर डिपेंड होना पड़ेगा आपको। लेकिन अब चूंकि एलोन मस्क की गीगा फैक्ट्री तो इंडिया चाइना के अंदर में ही है, तो चाइना हर चीज में जो पैमाना है ना, देखिए हम चाइना से कंपैरिजन करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चाइना एंड ऑफ कोर्स हमारी शुरुआत अभी हो रही है, जैसे हमारा अमृतकाल अभी शुरू हुआ है। हमको चाइना को कैचअप करने के लिए 25% की ग्रोथ करनी पड़ेगी। जो जीडीपी की जो ग्रोथ बात करते हैं वो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, चाइना का रूल या ऑटोक्रेटिक रूल, मतलब तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है? कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो मेरे को कभी कभी लगता है ना कि ये डेमोक्रेसी जो है ना, इसके जो साइड इफेक्ट है उसके हम भोगी हैं। करेक्ट। हाँ, इंडिया में थोड़ा डेमोक्रेसी भी चाहिए और थोड़ा सा डिक्टेटरशिप भी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल अपना व्यू है। माने थोड़ा यहाँ पर नहीं तो काम नहीं होता है ना। हाँ, अब 5 साल हो गए आपको बुलेट ट्रेन का, समझिए आपने रोक दिया। एक एनजीओ आकर झंडा गाड़ देगा यहाँ पर कि नहीं, यहाँ तो मंदिर बना हुआ था या मस्जिद बना हुआ था, यहाँ ये बना हुआ है, आप ये नहीं कर सकते हो, ये पेड़ नहीं काट सकते, वो नहीं काट सकते। बट जब आप चाइना ETFs के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं, तो इज इट बिकॉज चाइनीज मार्केट जो अभी बहुत गिरी है, तो प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हुआ है उधर, तो वैल्यूएशंस के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि चाइना ETFs? अब देखिए 2008 में हांगकांग का जो इंडेक्स है वो करीब 32,000 बिका था 2008 की तेजी 7-8 के अंदर में। आज भी समझिए 19,000 पे है। हम इंडिया में बात करते हैं 10% CAGR, हमारे निफ्टी कम 10% CAGR की बातें करते हैं और हम खुश हो जाते हैं। हम खुश रहते हैं। और वहां पर तो सोचिए आधे भाव पे टिका हुआ है, और 10% CAGR अगर जोड़ लें 8 से 24 के बीच में 16 साल का, तो वो सोचिए वो भाव होना चाहिए 1 लाख का। हांगकांग इंडेक्स की एक बात कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। तो आज वो 19,000 पे बिक रहा है, और वो इंडस्ट्री आज भी 5%, 6%, कल भी डेटा आया चाइना का GDP 6% ने कितना 5 या 6% ग्रो किया है। वो 5% ग्रो किया माने 1 ट्रिलियन जोड़ रहा है भाई वो अपनी इकोनॉमी के अंदर में। अपने $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन फिर भी वो जोड़ रहा है। हम 6% भी अगर जोड़ लेंगे तो भी हम $250 बिलियन जोड़ने वाले हैं। तो पहले बात तो हमारा कंपैरिजन है नहीं, हमको उनसे समझना चाहिए कि हाँ भाई वो क्या वो लोग जो कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए। तो मेरे को ये लग रहा है इस बोल कर मेरा मन था कि हाँ भी जैसे मैंने आपको बताया, मैं ट्राई ये रहती है कि मैं कोई भी चीज को सीड पे पकड़ूं। मैं चर्च गेट की ट्रेन को चर्च गेट पे पकड़ना चाहता हूँ, मंदिरी में नहीं पकड़ना चाहता हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि यार ये अगर मैं इन्फ्लेशन या समझिए वो अगर मैं जोड़ू तो 32,000 का आज मेरे को आधे भाव में मिल रहा है, और 16 साल कोई ग्रोथ दिया नहीं है। चाइनीज मार्केट आप बोल रहे हैं, चाइना ETF, चाइनीज इंडेक्स की बात कर रहा हूं। इकोनॉमी ग्रो की है, इंडेक्स ग्रो नहीं किया, स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं किया। तो मेरे को लगता है कि शायद ये ठीक है, आप रोंग भी हो सकते हो, मालूम नहीं है। तो मैं तो इस वर्ल्ड का थोड़ा ETF में इन्वेस्टमेंट किया है कि लेट्स सी। बट आप जब ये बोलते हो आपका फ्रेमवर्क में जो ऑब्जर्वेशन वगैरह है, तो अभी चाइनीज मार्केट एज एन इन्वेस्टर आई एम सेइंग, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है चाइनीज ETFs में, अभी चाइना मार्केट में जो हो रहा है, मैं एक विजिट तो जाके कर सकती हूँ, बट रोज जो, बिकॉज चाइना से जो क्लोज्ड इकोनॉमी राइट, के बारे में ज़्यादा तो मीडिया में खबर आती नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो 6 महीने बाद पता चलता है, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो गया है वगैरह वगैरह। तो एज एन इन्वेस्टर हाउ डू यू कीप टैब्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द चाइना मार्केट? इसीलिए ETF में इन्वेस्ट किया ना मैंने, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे भी आप नहीं कर सकते हो, $2.5 लाख ही आप निकाल पाओगे पर पर्सन पर ईयर का जो हिसाब है, जो गवर्नमेंट का जो LRS या क्या बोलते हैं, तो लिबरलाइज जो रेमिटेंस स्कीम है उसके अंडर में आप करोगे LRS में। तो मैं तो इंडिया वो चाइनीज ETF NSE पे लिस्टेड है, NSE BSE पे। अच्छा, तो मैं तो ETF में किया, वो फंड मैनेजर समझे। अच्छा उनका प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम, वो उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, बेचारा परफॉर्म करेगा, वो स्टडी कर रहा है। अब ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में पैसा ज्यादा आता है, लेकिन आप रॉन्ग भी हो, जो आप बोल रहे हो वो बात बराबर है। वहाँ डेटा को ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनको खुद को नहीं मालूम है कल कौन सा डेटा आने वाला है। उस सरकार का खुद का भरोसा नहीं है, कल किसी को अंदर कर देगी, किसी को जेल में डाल देगी। डिफेंस मिनिस्टर का नाम आया वो गायब हो गया, कैसे कैसे लोग बेचारा वो जैकमा
हैं? अलीबाबा ना, अलीबाबा हाँ वो गायब ही हो गया। गायब हो गया बेचारा, फिर वो एग्रीकल्चर का भाषण दे रहा है कहीं जाके, वो बेचारा उसको कहाँ से कहाँ बना दिया उसको बेचारे को। हाँ। 35 बिलियन डॉलर का उसका कुछ इशू आने वाला था उस कंपनी का, दूसरे दिन रोक दिया। तो वहां पर ये सब चीजें बड़ा प्रॉब्लम है, वो इतनी डिक्टेटरशिप भी वो प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहिए अपने को यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन इसी बोल के मैंने वो ETF में किया, और इंडिया में लिस्टेड है, जितने इच्छा आप ले सकते हैं। तो आप ऐसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में आपका जो ध्यान है, उसमें आपका क्रिप्टोज में क्या विचार है? बिकॉज बहुत मतलब अभी आप इंडिया से बाहर निकलोगे तो क्रिप्टो की ही बात होती है हर जगह, क्रिप्टो करेंसीज की। क्रिप्टो हम ले नहीं सकते, लेकिन मेरे को लगता है क्रिप्टो का मरने का टाइम खत्म हो गया। क्रिप्टो का मरने का टाइम, हाँ। जो लोग सोचते थे ना बकवास है, हाँ, जीरो हाँ, हो हाँ। जाएगा, अच्छा, वो खत्म हो गया। मेरे को ऐसे लगता है कि उसका वो टाइम खत्म हो चुका है उसका। उसको मरना होता तो अभी तक मर जाता। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना बिल्ली की 9 लाइफ्स होती है, क्या हाँ, हाँ, तो जैसा हाँ। है ना, तो अभी तक सर्वाइव किया है, मतलब आगे जाके हाँ, बढ़ेगा। ऐसा मेरे को लगता है कि ये अभी तक अगर सर्वाइव कर लिया, अगर यहाँ पर क्रिप्टो लिस्टेड होता तो मैं तो लेता। हाँ, हाँ, तो वो अभी तक सर्वाइव किया, तो अब शायद वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ भाई वो 10 लाख हो जाएगा डॉलर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो अपने को आइडिया नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को लगता है अब खत्म नहीं होना चाहिए। अब ट्रम्प भी आ गया, वो तो ओपनली बोल ही रहा है। हाँ। अब तो कई कंट्रियां ऐसी है जो अपनी करेंसी को क्रिप्टो के साथ में कुछ अलाइन कर रही है, ये कर रही है, वो कई खबरें आ रही है, तो चलना चाहिए। तो एक बार अगर इंडिया में लीगल हो गया तो आप ले लोगे? अब डिपेंड करता है, वही तो तुरंत 4 गुना हो गया 1 साल के अंदर में, वही तो मैं ना। उसको वॉच करता हूँ हर रोज। हाँ, मैं भी। बस फोमो टाइप फीलिंग होता है कि इतना हाँ। बढ़ गया है, हम लोग ने मिस किया, लेकिन हाँ, लेकिन ठीक है, अभी उपाय नहीं है वो तो। हाँ। व्हेन इन रोम डू एज रोमन डज। करेक्ट, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। इस बोल कर ये है, तो अब डिपेंड करता है अभी कब लिस्ट होगा, नहीं होगा मालूम नहीं, कब यहाँ पर अलाउड होगा नहीं होगा। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, अभी हम एंडिंग पे आ गए हैं, और बहुत ही बढ़िया डिस्कशन था। थैंक यू सो मच Thank you. फॉर सो मच लर्निंग, एंड एज एन, आई मीन, मैं तो यहाँ पे इंटरव्यूअर के जैसे बैठी हूँ, बट आई एम ऑल्सो अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, एंड Yeah. मुझे कितनी लर्निंग आपसे मिली आज। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप, जस्ट लास्ट फ्यू क्वेश्चन, what is that one stock which has been a big failure for you, your biggest success in terms of stocks, and what has been the big lesson in that? मतलब एक स्टॉक जिसमें आपका बहुत पैसा घटा है, एक स्टॉक जिसमें बहुत पैसा बढ़ा है, और आपके सबसे बड़ा जो इसमें लर्निंग था। तो देखिए, बढ़ने के तो कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे सेरा का, जैसे अपने को बात किया, तेजस्वी सभी जैसे जो भी निकला, अतुल ने भी मेरे को पहले बहुत पैसा दिया, फिर मैं निकल गया था, अभी मैंने वापस एंट्री किया हूँ अभी लास्ट ईयर 2023 में। तो ये तो ठीक है। तो इनसे जो लेसन जो मैंने ये विनिंग जो रहे हैं, उनसे जो लेसन रहा वो यही रहा कि टिके रहो मार्केट के अंदर में, पिच पे टिके रहो, पिच छोड़कर मत जाओ। वही जो मैं आपको बोला, चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल, ये मेरे लिए वर्क किया इन सब कंपनियों के अंदर में। और जो अगर मैं 15-20 साल में देखूं, 15 साल के अगर इतिहास में पीछे जाऊं, तो रिग्रेट जो है ना, मेरे को सुनिए ज़्यादा रिग्रेट नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि रिग्रेट, आई डोंट नो, इसकी डेफिनेशन भी बहुत विचित्र है। आप अपने मन में रिग्रेट मान लोगे, मेरे मैं बेच दिया, रिग्रेट। अरे तू भगवान थोड़ी है भैया, तू बेचेगा ना, तेरे को डर लग रहा था, तेरे सेंसेस तेरे काबू में नहीं थे, तू घबरा गया, नर्वस हो गया, तो बेच दिया, तो उसमें बेच दिया। जो डिसीजन आपने ले लिया ना, उसके प्रति फिर आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को, माइंड को ऐसे इंट्यून कर रहा हूँ कि जो डिसीजन मैंने लिया उस समय सोच समझ कर, जो मैंने भावना से लिया है, वो बेस्ट है। कभी उसका परिणाम उल्टा होगा, कभी इसका परिणाम सही हो जाएगा उसका। तो मेरे को रिग्रेट नहीं होता लाइफ के अंदर में। मैं आस्ते आस्ते अपने आप को ये कर रहा हूँ कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट क्या होता है, जैसे सपोज अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कुछ शेयर्स है वो भी 4 साल के अंदर में परफॉर्म नहीं किए, तो आप बोल सकते हैं ये रिग्रेट है। लेकिन उन शेयरों के पीछे मैंने क्यों नहीं बेचा उनको, ये सिचुएशन बाद में वापस अगर मेरे पास क्रिएट होगी, तब भी शायद मैं यही काम करूंगा। ओके। क्योंकि उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसी चलते हुए मेरे दूसरे शेयर्स मल्टीप्लाई हुए हैं। तो मैं मेरी थ्योरी चेंज नहीं करूंगा। मैं इसमें यह कर सकता हूं कि थोड़ा बहुत मैंने बेच दिया, ताकि अगर पूरा गिरता भी अगर समझिए है, तो चलिए ठीक है, मेरा कम से कम मैं सेफ हूं। मैंने और दूसरी स्टोरी में ढूंढ रहा हूं, मेरा माइंड एजाइल है, मेरा माइंड काम कर रहा है। एक शेयर्स लेकर बैठ गया तो मेरे को फिर दूसरे ढूंढने का जरूरत ही नहीं है मेरे को। तो मेरे को ज्यादा इस तरह का ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होता है मार्केट का, जहां तक सवाल है। मेरे को लगता है कि जो मैं डिसीजन, आपका जो डिसीजन है ना, वही आपका तकदीर है। जो आप डिसीजन लेते हो वही आपकी तकदीर है। तो आपको उसमें कन्विक्शन होना चाहिए। उसमें कन्विक्शन, उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मैंने किया, अच्छा किया तो भी हुआ, गलत हुआ तो भी हुआ, तो रिग्रेट क्या है।
तो हमेशा मैं जो सब जगह बोलता हूँ कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हाँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अरे तो वाह, हमेशा मैं ये बोलता हूँ, तो मेरे को वही लाइफ में रहता है कि हाँ भाई ये गीता सर है, मजा अरे करो। वाह वाह, बहुत मजा आ गया। मैं उसके लिए रुकी थी एक्चुअली, आपका जो शेर और शायरी के लिए। बट आपके बहुत दोस्त हैं, बहुत मेंटर्स हैं आपके स्टॉक मार्केट में, चाहे रमेश दमानी जी हो, राधा किशन जी हो, मिलते जुलते रहते हैं। उनसे आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, हर आदमी का अपना अलग अलग स्टाइल है और अपने हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मेरे को क्या लगता है, जो सीखने वाला जो है ना, वो मेरे को लगता है वो एकलव्य के जैसे है आप। ठीक है, कोई आपको बोल के जो अब मैं देख के सीखता हूँ ज़्यादा। आपके साथ बैठा हूँ, आप क्या कर रहे हो, मैं ऑब्जर्वेंट हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बी ऑब्जर्वेंट। तो अभी इनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी इनके अंदर में, जो भी आपने नाम लिया, ऑफकोर्स ये बहुत बड़े नाम है, तो मैं तो इनके नाम से खाली सीखता हूँ। मैं इनके साथ ज़्यादा बैठने का काम नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, लेकिन इनके नाम से सीख जाता हूँ, या इनका कुछ आते रहते हैं इंटरव्यू, वो देखकर ही अपने सीखते हैं उनके अंदर। इनके पीछे एक ही चीज़ आपको मिलेगी कि जैसे इन्होंने जो भी शेयर्स लिया, स्टोरी को शुरू में पकड़ा इन्होंने, चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक। जब स्टोरी शुरू हो रही है तब इन्होंने स्टोरी को पकड़ा, उसके अंदर में बैठे रह गए। ये फुटबोर्ड पर सफ़र नहीं किए ये लोग कि चर्च गेट में चढ़े और बॉम्बे सेंट्रल से उतर गए और फिर चढ़ गए, फिर अंधेरी उतर गए, फिर ये काम इन्होंने नहीं किया। एक चीज़ आपको इन्हें कॉमन मिलेगी, बड़ा काम किया और मैराथनर हैं ये स्प्रिंट नहीं है ये लोग। तो ये मेरे विश्वास को पक्का करता है। यही काम राकेश जी ने किया। उन्होंने तो जो करेज का जो काम किया, आप इनमें सब में ये चीज़ आप पाएंगे, इनका करेज, इनके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इनका माइंडसेट, इनको स्टोरी को, जैसे मेरा एक है कि वो बैम्बू ट्री की जैसे स्टोरी है कि वो आप बैम्बू ट्री का आप पेड़ लगाते हो, बीज बोते हो, 3-4 साल कुछ दिखाई कुछ भी नहीं होता है, और 5वें साल में वो 50 फीट लंबा हो जाता है। ये स्टॉक मार्केट है। तो इनको देखकर भी यही लगता है कि हाँ ये लोग भी यही काम कर रहे हैं, तो हम इसका मतलब सही रास्ते पे हैं। कभी उतर जाएंगे, कभी कोई बढ़ जाएगा, कभी कोई गिर जाएगा। सफर को एंजॉय करना चाहिए, डेस्टिनेशन ठीक है आता रहेगा, जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। करेक्ट। तो जो कंपाउंडिंग है उसमें, और अगर देखा जाए तो आपकी जो फिलॉसफी है स्टॉक मार्केट में, ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टिंग को आप बिलीव करते हैं, नॉट सो मच ग्रोथ इन्वेस्टिंग, बिकॉज आपने कहा कि आप स्टोरी को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। लेकिन उसमें ग्रोथ होती है तब मैं पकड़ता हूँ। मैं 10-10 साल तक शेयर्स के लिए वेट करते रहता हूँ। मैं 10 साल, मैंने एक जगह बताया था कि मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई पुराना एथलीट जब बीमार पड़ता है तो मैं उस एथलीट पर नज़र लगा देता हूँ, ये एथलीट वापस कब रिकवर करेगा। ये सुदर्शन में भी मैंने ऐसे ही किया, और कई कंपनियों में मैंने यही काम किया कि जिसके अंदर में दम होता है और वो आदमी बीमार पड़ता है, जैसे जो स्पोर्ट्समैन बढ़िया रिकॉर्ड बना रहा है, जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। तो सुदर्शन की क्या स्टोरी थी? मतलब आपने बताया था कि चाइना में जब भी आप गए थे तो आपने देखा था अपॉर्चुनिटी। इस कंपनी को 15-20 साल तक मेरे रडार पे है, 10-15 साल तक तो वेट कर रहा हूँ। मैंने इसका इनिशियल क्वांटिटी लिया था 92-3 में जब बॉम्बे आया था। तो 10-15 साल तक आपने इन्वेस्ट ज्यादा किया नहीं? उस समय जो लिया था कुछ बेच बच दिया था मैंने, बाकी मेरे पास में कुछ क्वांटिटी पड़ी रह गई, वो भी 40-50 हज़ार शेयर थे, कुछ मेरे पास में पड़े रह गए, उनको मैं रखा। 10-12 साल तक मैं वेट ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं करने का। 20 साल वो अचानक 14 में बत्ती जली मेरे दिमाग में कि क्योंकि मेरे को कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा था मेरा। अच्छा। मेरे को लग रहा था बड़ा नीट एंड क्लीन और सुलझा समझा समझदार और अपनी लाइन का लीडर ये मैनेजमेंट है। बट 10-12 साल स्टॉक चली नहीं? 10-12 साल स्टॉक नहीं चला, तो मेरी एक लिमिटेड क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी थी, तो मैंने उसको रखा। ठीक है, डिविडेंड आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा। तो 14 में जब मेरे को लगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया है, तो आप लंबी रेस के घोड़ा, बहुत ही मैराथनर। करेक्ट। बी मैराथनर। तो फिर क्या हुआ 10-12 साल के बाद? फिर वो परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ जब आया वापस, इसका टाइम आया जब इसका 2014 में जब अपने ज्ञान चक्षु खुले बीजिंग जाके, थैंक्स टू चाइना, जब लगा कि ये तो टर्न अराउंड हो रहा है, तो बोला फिर अपने को पकड़ने का क्या है, अपने को दुनिया में जो इंडिया में सबसे बढ़िया कंपनी है, एथिकल सबसे अच्छी कंपनी है, उसी को पकड़ने का पिगमेंट्स के अंदर। तो मैंने ये कंपनी, और तकदीर ये कि शेयर्स मिल गए उस समय। करेक्ट। तो आप सोचो उस समय आपको इलिक्विड शेयर्स है, मिड कैप में आपको मिलते नहीं, तो वो शेयर्स मिल गए आप। तो मैं ऐसे वेट करते रहता हूँ कंपनियों के लिए कि टर्न अराउंड कब होएगी, ये टर्न अराउंड कब होएगी। मैं तेजस के लिए भी 3-4 साल वेट किया। ये 15-16 में कुछ लिया था मैंने एक इनिशियल क्वांटिटी, वो घट गया। वो घटने के बाद में मैं उसको लेकर पड़ा रह गया, मतलब ठीक है छोड़ने दो। कोविड के 2019 में इसके ये सिग्नल मिलने लग गए थे, जियो वगैरह आ गया था,
आप सिंपल एक समझिए ना कि इसको धंधा देने वाला कौन था। इसको धंधा देने वाला था जियो बाद 15-16 में शायद आया। जियो था, भारती एयरटेल और वोडाफोन। इन्होंने सब ने अपना एक्सपेंशन बंद कर दिए थे। गवर्नमेंट ने आरपू पे कंट्रोल कर दिया था। कंपनियां कुछ कमा नहीं रही थी, बहुत छोटे मोटे कमा रही थी। वोडाफोन तो ऐसे ही प्रॉब्लम में था। जियो आया, वहाँ से गेम चेंज हो गया, इसका विस्तार हो गया। गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि अगर इन पर ज़्यादा हम कंट्रोल करेंगे आरपू पे तो टेलीकॉम 3 कंपनियां बच गई। एक ज़माने में 16 कंपनियां थी। तो इन्होंने अपना एक्सपेंशन चालू किया। जब इन्होंने एक्सपेंशन चालू किया, एक्सपेंशन आप तभी करोगे जब आपको कमाई होगी, तभी आप एक्सपेंशन चालू करोगे, आगे आपको फ्यूचर। तो जियो वो द गेम चेंजर। तो इसके इंडिकेशन आने लग गए थे। एक कोविड के बाद के अंदर में ये ऐसा हुआ, 400 रुपये वाला शेयर 40 रुपये हो गया था तेजस। पर आप टिके रहे। हाँ, तो मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी थी, बहुत कम क्वांटिटी थी, जिससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो मैं लेकर बैठा रहा। तो 40 रुपये के भाव में तो कंपनी मिल रही थी कोई शायद 400 करोड़ रुपया में, कितना में कुछ कंपनी का मार्केट कैप कुछ ऐसा ही था, जहाँ मेरे को ध्यान आता है 400 करोड़ का था। हाँ, और कंपनी में कैश था 100-150 करोड़ रुपया कंपनी के अंदर में। और इधर इनका एक्सपेंशन चालू हो गया था। और 2G से 3G 4G की बात होने लग गई थी। ये सब 2G के अंदर में है, अब ये 4G में करेंगे। जियो बोला मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये बोला भारती बोला मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये 4G के इक्विपमेंट बनाता है। तो मेरे को लगा इतना तो रिस्क हम ले नहीं गए। 400 का 40 में मिल रहा है, 450 करोड़ का मार्केट कैप है, 100-150 करोड़ का बैंक में पड़ा हुआ है। 100-150 करोड़ रुपया BSNL से लेना, भारत नेट से इसको आने का है, फ्री में कंपनी मिल रही है। इतना पेटेंट है, इतना टेक्नोलॉजी है, दूसरा इंडिया में है नहीं। वावे को बंद करने का पूरी दुनिया में मुहिम चालू हो गया। पर आपको कभी लगा नहीं कि 400 से 40 रुपए आ गया, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा स्टॉक में? हाँ, तो प्रॉब्लम था क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो इनको उसको ऑर्डर नहीं दे रही थी। लोग 2G में टिके हुए थे इंडिया के अंदर में। 2G चल रहा था, हेलो सुनाई दे रहा है, हेलो सुनाई दे रहा है, आज भी यही चल रहा है। आज भी बोलने के लिए 5G में भी वही चल रहा है। वो यही चल रहा है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अरे आवाज कट गया, ये चल रहा है आज भी। तो हमारा कितना बढ़िया 5G, आप ये समझ लीजिए। ये सोचिए, वो तो अलग ही स्टोरी है। हाँ, तो ये मेरे को लगा कि अब 2G से 4G, इंडिया में 3G नहीं आया, तो लगा 2G से 4G आने की तैयारी हो रही है इंडिया के अंदर में, तो अब इसको काम मिलेगा। और वावे का दुनिया में चारों तरफ से लोगों ने चालू कर दिया था कि वावे के साथ, वावे के जो वावे, हाँ, कि उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया से भी उसका बोरिया बिस्तर गोल हो गया था। तो समझ में आने लग गया कि शायद इसका फ्यूचर तो ब्राइट ही है। अच्छा। फिर भी अगर रॉन्ग हो जाएगा तो हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर जितना मिले उतना ले लिया। ओके। तो आपको लॉस टेकिंग कैपेसिटी भी हाई है ना, नॉट जस्ट प्रॉफिट, नॉट जस्ट रिस्क टेकिंग, बट इवन लॉस टेकिंग, बिकॉज हाँ, तो लॉस के बिना प्रॉफिट कैसे होएगा? हाँ हाँ, अगर आप लॉस में भी लॉस में अगर स्टोरी, और क्योंकि मेरे लिमिटेड क्वांटिटी, वो गलत हो सकता है, मालूम नहीं है। हर समय हर चीज के उत्तर नहीं मिलते हैं जिंदगी के अंदर। कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, मेरा स्टाइल है। जैसे आप खाती हो, थोड़ा गिरा भी देते हो। इतना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है कि मैं खाऊं और जरा सा भी नहीं गिरे। मेरे को किसको दिखाने का बाबा, मेरे को कौन सा कहने, तो थोड़ा तो लाइफ में ऐसे चलता है। तो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, मेरा बहुत लिमिटेड क्वांटिटी था। मेरे पोर्टफोलियो का कोई परसेंटेज भी नहीं था वो। तो मैंने ले लिया, वो गिर गया, मतलब ठीक है चलो मैं बैठता हूँ। मेरे को ऐसे लग रहा था कि रिवाइव करेगी, क्योंकि दूसरी कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर में, इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है दुनिया में। तो इस बोल के मैं बैठा रह गया तो उसका मेरे को फायदा हुआ। तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, मैंने देखा एक बात कि आप मार्केट लीडर्स को ज़्यादातर चुनते हैं। तेजस नेटवर्क अगर हुआ, या प्रेसिशन कैमशैफ्ट हुआ, लार्जेस्ट कैमशैफ्ट मैन्युफैक्चरर, या कोई भी, और सब मार्केट लीडर्स, या तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आप। स्मॉल कैप होता है लेकिन लीडरशिप होता है। तो इज दैट अ बिग क्राइटेरिया व्हाइल पिकिंग स्टॉक? नहीं, ये संयोग से ऐसा हो गया। जैसे आप प्रिसिशन की बात कर रहे हैं, तो संयोग से उसमें कोई ज्यादा लीडर नहीं, 35% मार्केट शेयर है शायद, वो संयोग की बात है, उसमें दूसरे कोई है नहीं। हाँ। और सुदर्शन के अंदर में कोई ज्यादा बड़े कोई लीडर वीडर नहीं थे उसके अंदर में, यही कंपनी थी, इसी का मार्केट शेयर ज्यादा, छोटी मोटी कंपनियां थी, हैं आज भी है, लेकिन तो ये तो एक संयोग की बात है। और बट आप ज्यादातर उसमें डोमिनेंस, मार्केट डोमिनेंस देखते नहीं हो। जब जैसे अतुल ऑटो है, वो लीडर नहीं है। हाँ, वो लेकिन मैंने उसको भी पकड़ा। हाँ, तो हर जगह डिफरेंट वो लागू होता है। तो मैं कंपनी स्पेसिफिक पे ध्यान देता हूँ कि ये बॉटम अप्रोच जिसको बोलते हैं, ये कंपनी क्या कर रही है, इसका मैनेजमेंट को क्या अनुभव है, और ये कितना आगे जा सकता है, उस पर मेरा फोकस ज्यादा रहता है मेरा। ओके, विजय जी, बहुत सीखने को मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन, if we had to use one word to describe you as a long term investor, or one word to describe your success story, what would it be? वर्क इन प्रोग्रेस। सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं होती है। आई डोंट नो किसको सक्सेस बोलते हैं। मैंने देखिए, मैं जहाँ था वहाँ से जहाँ आया हूँ, आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है, और लेकिन जहाँ भी जाना है, मंजिलें और भी है, तो अभी रास्ता बहुत तय करने का है अभी।
तो यही मैं बोलूँगा। तो ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ और चलते जा रहा हूँ मैं। आई एम Thank you. सूमो रेसलर, you can बोल सकते हो। A marathoner, a sumo wrestler, हाँ, कि आप and गिरा work दो in मेरा। progress. हाँ, एंड Work in progress. हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस लगा हुआ हूँ।